तो नमस्कार। अभी जो है तो नमस्कार दोस्तों, अभी जो है 18 फरवरी यानी कि कल, ठीक है, 18 फरवरी यानी कि कल जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक नज़र भी देख लिए तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकता है। और ये यहाँ पर जो है आपको गारंटी देते हैं 100% की यहाँ पर जो भी आपको बताएंगे वो सभी के सभी क्या रहेंगे, वीवीआई रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में कोई देरी नहीं करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम तो सर पर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला अध्याय का बात करते हैं। ठीक है, अध्याय कितना हो जाएगा 1। पहला अध्याय हम है वास्तविक संख्या। पहला अध्याय क्या है? वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या से हम क्या क्या पूछ सकते हैं उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या से अगर वास्तविक संख्या से बात करें तो यूक्लिड विभाजन फेमस है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन ये आपका बहुत ज्यादा फेमस है। इसको याद रखिएगा। तनी ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस, ठीक है, आर। बी क्यू प्लस आर होता है, ये हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन होता है। ये हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन होता है। इसको याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी बी का मान दिया रहेगा, क्यू का मान दिया रहेगा, आर का मान दिया रहेगा और ए का मान पूछ देगा, या इसमें से कोई एगो मान इस तरह से पूछ देता है। ठीक है, निकालने के लिए तो करना कुछ नहीं, इस सूत्र पे आपको बैठा देना है, फटाफट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इससे देखिए, अभी हम हिसाब नहीं बताने, आपको बता रहे हैं, बस इसको सिर्फ देखना है किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से ये होता है। कभी कभी ऐसा ही सवाल मान के चलिए, ऐसा सवाल कितना बार और कब कब पूछा गया है, हम उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, उनके बारे में बस थोड़ा सा 1 मिनट देखिए। अब ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ए का मान जो है 37 है। यहाँ पे देखिए ए का मान क्या दे दिया है? 37 दिया है। उसके बाद ऐसा ही फिर क्वेश्चन है, ए का मान 37 दिया है। किधर गया? 1 सेकंड। हाँ, बी का मान 4 है। बी का मान कितना है? 4 है। उसके बाद आर का मान 1 है। आर का मान है। क्यू का मान पूछा। ये 2022 में देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो करना कुछ नहीं है, जो जहाँ पर है वैसा 37 का है, 37 का मान बैठा देंगे बराबर। बी का मान है, बी का मान यहाँ पे देखिए, बी का मान 4 गुना, और क्यू का मान अगर नहीं दिया है तो नहीं रहने दीजिए हैं। आर का मान 1 दिया है, 1 दे दिया। आर का मान कितना? 1 है। प्लस में इस पार आएगा तो माइनस में घट जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 क्यू, और ये कट गया तो कितना बार में कट जाएगा? हो जाएगा 9 चौके 36, 9 बार में हो जाएगा। यानी क्यू का मान कितना निकल गया? 9 हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का बात बोले तो एचसीएफ। क्या चीज? एचसीएफ। एचसीएफ का अगर हम बात करें तो एचसीएफ में क्या चीज पूछते हैं? तो एचसीएफ में लगातार संख्या पूछेंगे, जैसे 1 2, इसका लगातार संख्या का एचसीएफ क्या होगा? मान के चलिए 17 18, इसका लगातार संख्या का पूछेगा। तो जब भी आपको लगातार पूछे, यहाँ तक कि आपको ए कोमा बी भी अगर आपसे पूछे, ए कोमा बी भी आपसे पूछे, तो इसका भी एचसीएफ कितना होता है? इसका भी एचसीएफ कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जिसका जिसका एचसीएफ क्या हो, जोड़ा में जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे सभाज्य संख्या भी कहते हैं। सभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या भी कहते हैं। जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पे समझ जाएगा। एचसीएफ हमेशा उसको निकालने के लिए आपको पता होगा, उतना भी डिटेल से नहीं जाते हैं, क्या कल एग्जाम है आपका। तो एचसीएफ आपको निकालने के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए। और साथ ही साथ क्या पूछेगा? लगातार वाला पूछेगा। लगातार संख्या में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। कोई भी संख्या लगातार रहेगा, हमेशा उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं एलसीएम में। ठीक है, अब किस में आते हैं? एलसीएम में आते हैं। फटाफट करेंगे और पूरे मैथ को देखना है, पूरे मैथ को। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम का बात करें तो एलसीएम में क्या होता है? अगर पूछेगा लगातार संख्या, ठीक है, लगातार संख्या अगर पूछेगा, लगातार संख्या तो किसी भी चीज, जैसे कि मान लीजिए 7 है और यहाँ पर 8 है, तो लगातार जब भी संख्या का पूछेगा तो उसका एलसीएम हमेशा उसका गुणनखंड होता है। जैसे कहेगा 12 है और 13 है, 12 और 13 का गुणनखंड कितना होगा? सॉरी, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम पूछेगा तो करना कुछ नहीं है, 12 गुना 13 कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यही अगर लगातार एचसीएफ पूछेगा, अगर पूछे मान के 3 है 4 है, इसका एचसीएफ पूछेगा तो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। लगातार संख्या का एलसीएम पूछेगा तो उसका गुणनफल करना है। लगातार संख्या का अगर मान के चलिए एचसीएफ पूछेगा तो हमेशा उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ठीक ना, यहाँ तक तो ये सब क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब आगे क्या पूछ सकता है ये भी देखते हैं। अब समझते हैं भाज्य संख्या। क्या चीज? भाज्य अभाज्य। क्या चीज? भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य
संख्या। ये शब्द बहुत ज़्यादा बार पूछे हैं। भाज्य संख्या का बात करें तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 5, 7, 11 और 13 और हो जाएगा 17। ठीक है, इस तरह से हमारा भाज्य अभाज्य संख्या। अगर पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कभी कभी। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका छोटा भाज्य संख्या, इसका छोटा भाज्य संख्या, दोनों का एचसीएफ कितना होगा, ऐसा कभी पूछेगा। अगर एचसीएफ दोनों का पूछ रहा है तो आंसर 2 देना है, अगर दोनों का एलसीएम पूछ रहा है तो आंसर 4 देना है। तो देखिए ये है सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, देखिए 4 है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। इसका कभी एलसीएम एचसीएम पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह, एचसीएफ 2 होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है, बात समझे ना। तो ऐसे भी पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, तो 4 गुना 2 कर देंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी विषम संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, लेकिन सम में 2 रहेगा, विषम में 3 है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या में, ठीक है। इस तरह से आप अभाज्य संख्या भाज्य संख्या बना सकते हैं। कभी कभी ऐसे रहेगा 35 है, 39 है, 31 है और यहाँ पे 72 है, कहेगा इसमें बताइए अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 31 है। ऐसे भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वाला बात करें, अगला वाला अगर बात करें, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम तो आपका हो गया, ठीक है, भाज्य अभाज्य ये भी हो गया। चलिए अभाज्य गुणनखंड का बात करते हैं। क्या चीज, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का बात करते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड आई थिंक सबको आता है, लगातार मतलब कि मिला जुला के सबको ही आता है। अभाज्य गुणनखंड का बात करें तो जैसे मान के चलिए 96 है, 96 को अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो बच्चा की तरह इसे करना है, भाग देना है, फटाफट 2 से भाग दे दिए, 48 हो गया, फिर 2 से भाग दे दिए तो 24 हो गया, फिर 2 से भाग दे दिए तो 12 हो गया। इस तरह से करना है, फिर 2 से भाग दिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 2 से भाग दिए तो 3 हो गया, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 हुआ तो 2 पर पावर 5 गुना 3, ऐसे करना है 2 पर पावर। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ, और इसमें अभाज्य गुणनखंड कितना संख्या है, 2 ही संख्या है। पावर कितना है, पावर भी पूछता है, ये घात वाला पावर यानी 5 है, तो पावर भी देखना है। कभी कभी क्या करेगा कि सबसे अधिकतम पावर कितना आ सकता है, ये भी पूछेगा। 2 का घात कितना है, इसी में कहेगा 96 में 2 का घात कितना है, 44 में 144 में 2 का घात कितना है, 3 का घात कितना है, ऐसे करके कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल हो गया। चलिए आगे अब समझते हैं, ठीक है। परिमेय अपरिमेय से संख्या पूछते हैं, ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्या पूछते हैं, इसको भी समझते हैं। परिमेय अपरिमेय से संख्या आपके क्या पूछेंगे, जैसे मान के चलो √3 है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, अगर दोनों को गुना किया जाए तो क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे √2 गुना √2 है, इन दोनों का अगर ध्यान से देखें, दोनों को ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, 2 होगा। तो मतलब कि अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक ना, ये दोनों बात हो सकता है। तो अगर पूछे कभी कि अपरिमेय गुना अपरिमेय करेंगे, यानी कि 2 अपरिमेय का गुणनफल करेंगे तो क्या मान आ सकता है, तो भाई हम बोलेंगे परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यही हो गया कि अगर बात करें कि परिमेय संख्या गुना फिर परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या पूछेगा क्या होगा, तो इसका रिजल्ट हमेशा परिमेय होगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव सोच ही वाला होता है। वो तो चोर चोर मोसेरा भाई हो जाता है ना, वो परिमेय, तो वो भी कभी कभी एक गो सुधर जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखें, बाई चांस कभी पूछता है। और इसमें से रेयर केस में जो पूछता है वो इस तरह से पूछता है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। जैसे मान के चलिए 8 है, पूछेगा बताइए परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, और इसका उदाहरण भी कई तरह से से दिया रहेगा, कुछ इस तरह से इसे करेगा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको आता है निकालने के लिए रूट में, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो हार्ड होगा उसको हम देखते जाएंगे, ठीक है। ये सब नॉर्मल है, ये सबको आता है। उसके बाद लघु प्रश्न में सिद्ध करने की बात करें, सिद्ध करने की बात करें तो क्या क्या आ सकता है उसको हम जानते हैं। 2026 में लघुकरण में क्या क्या आ सकता है, तो √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, इनमें से कोई आ सकता है, और 5 माइनस √3 आ सकता है। और बताते हैं 3 + 2 √5, ठीक है, √5 और क्या है, 1/√2 और हाँ 2
√5 कहेगा सर इतना तो लिखा दिए तो कोई ऐबे करेगा। देखो ये और ये और ये और ये तीनों आसान है, इजी से कर सकते हैं, इसीलिए इतना लिखा दिया, नहीं तो उतना लिखाने की जरूरत है। ये सब आसान है, इतना मेहनत किया है, 1 साल से क्या कर रहे थे, मेहनत ही कर रहे थे। तो इसमें से इतना में से देखना है आपको, ध्यान से सिद्ध करने वाला अवश्य आने की चांस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करने वाला तो हो गया, चलिए आगे समझते हैं। अब चैप्टर जो है हम दूसरा चैप्टर में चल जाते हैं, बहुपद चैप्टर में। क्या चीज? बहुपद। बहुपद चैप्टर में देखें, बहुपद चैप्टर यानी कि अध्याय 2 में जाए। बहुपद में सबसे पहली बात रैखिक। क्या चीज? रैखिक। रैखिक वाला क्या कहते हैं? तो एक घात वाला को, एक घात वाला को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। एक घात वाला को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। उसके बाद द्विघात होता है, एक क्या होता है? द्विघात। उसके बाद त्रिघात, त्रिघात बहुपद। इस तरह से त्रिघात बहुपद। अब इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए हमेशा इसमें कितना पावर वाला आएगा? 2 पावर वाला रहेगा, कुछ भी रहेगा मान, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर हमेशा कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। ठीक है, अगर त्रिघात वाला की बात करें तो इसमें हमेशा पावर कितना रहना चाहिए? 3 होना चाहिए। 2 रहेगा तो चलेगा, लेकिन 3 अवश्य रहना चाहिए। ये हमारा क्या होता है? त्रिघात बहुपद। ये भी हमारा कंप्लीटेड हो गया। अच्छा, इस बहुपद चैप्टर में ही एक इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। P ऐसे करके x का मान दिया रहेगा, इधर कुछ भी मान ऐसे करके दिया रहेगा +5, और इसमें कहेगा यदि x + 2 = 0 है तो बताइए पी एक्स का मान क्या होगा? पी एक्स का मान पूछेगा, पी एक्स का मान क्या होगा? या फिर 2 उस जगह रहेगा तो -P2 ऐसे करके भी पूछ देगा, ऐसे के भी रहेगा। तो करना कुछ नहीं, एक्स का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, प्लस में उस पार गया तो -2 में हो जाएगा। इस तरह से अगर मान निकालते हैं तो इस पर बैठा देते हैं। एक्स का मान कितना है? 2, -2 का होल स्क्वायर, -3 का 3 गुना 2 कर देंगे, +5 कर देंगे। इस तरह से इसका मान निकालेंगे, मान निकल के आंसर हो जाएगा हमारा, वही पी का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट की बात अगर बात करें, चलिए आगे। शून्यकों का शून्यक जो है, शून्यकों का योगफल गुणनफल, इसको भी याद रखना। शून्यकों का पहली बात तो योगफल पूछा है, -b/a हो जाएगा। अगर यही गुणनफल पूछेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। ठीक है, योगफल पूछेगा तो -b/a, और गुणनफल पूछेगा तो क्या? अल्फा इंटू बीटा यानी c/a हो जाएगा। यानी कि x² + bx + c = 0 है, तो इसमें a और b और c यहाँ से मान उठा के अल्फा इंटू यानी कि योगफल गुणनफल का मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम फटाफट जाएंगे। चलिए अब आए हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। क्या चीज में? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। इसको देखते हैं, बहुत अच्छे तरीका से हम जानते हैं। ठीक है, यदि मान के चलिए एक प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, यदि एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, इस तरह से कोई प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यहाँ पर आप समझते हैं। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक बिंदु पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। एक बिंदु पे कट रहा है तो एक हल है। कितना है? एक हल है। कितना है? एक हल है। अब एक जगह सटा है तो मतलब संगत है। क्या है? संगत है। ठीक है, दूसरी बात एक और फिगर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों का देखो, दोनों क्या टच है? टच नहीं है तो मतलब कोई हल नहीं। अरे जब कुछ छुबे उबे नहीं करेगा, कुछ होगा उसमें, कुछ हल नहीं होगा, कुछ नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, इसी पे चढ़ गया है, यानी कि संपाती हो गया। ऐसा क्या हो? ये समांतर है, ये क्या है? समांतर, और ये क्या है? संपाती। ठीक है, संपाती। अब संपाती इसी पर लगातार एकदम चढ़ले है ऊपर, तो ढेरी अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। और अगर बायोलॉजी का बात करेगा तो समझ ले है। ठीक है, अनेक हल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, एक हल, अनेक हल। और चीज समझो, ये 1/a2 ऐसे भी रहता है, b1/b2 ऐसे भी रहता है, c1/c2 ऐसे भी रहता है। यदि सभ्य बराबर है, सब बराबर रहेगा। ठीक है, सभ्य अगर बराबर है तो संपाती हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई ना बराबर हो तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा। यदि एगो बराबर हो, एगो ना बराबर हो, तो ऐसे केस में क्या होता है? समांतर रेखा। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते हैं, अगर a1/a2 बराबर और b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें अगर सब बराबर है तो क्या हो जाएगा? संपाती। संपाती। अगर इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 एगो बराबर है और एगो नहीं बराबर है, तो ऐसे को हम कहते हैं समांतर।
ठीक है, समांतर। ये भी प्रश्न आपके पूछते हैं, ये भी पूछते हैं गारंटी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला समझते हैं, ये भी प्रतिच्छेदी हो गया। द्विघात समीकरण में आते हैं। ठीक है, तीसरा अध्याय जो है आपका बढ़ गया। द्विघात समीकरण में आते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में आते हैं। अब आगे हम अध्याय 4 में, यानी द्विघात समीकरण। क्या चीज? द्विघात समीकरण। समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हम जानते हैं अच्छे से। द्विघात समीकरण का बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या चीज जानना है, तो हम ये जानते हैं मूलों की प्रकृति। क्या चीज? मूल क्या क्या है? मूल की प्रकृति। ठीक है, मूल की प्रकृति। ठीक है, ये देखिए पूरा नोट हम बना कर रखे हैं, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, पूरा नोट बना कर रखे हैं। तो मूलों की प्रकृति का बात करें, मूलों की प्रकृति हम किस तरह से डिसाइड करें, समझो। यहाँ पे एक होता है बी, ये रात वाला में बड़ा टेंशन वाला हो जाता है। चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह से हमको दिखाई देगा। अगर ये पूरा मान, ठीक है, यदि ये पूरा मान 0 के बराबर, यानी कि 0 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, 0 से अगर ये बड़ा आ जाएगा तो इसका अस्तित्व है, मूल अस्तित्व है। और साथ ही साथ अस्तित्व है ही, लेकिन इसका शून्यक क्या होगा? शून्यक भिन्न होगा। शून्यक क्या होगा? भिन्न होगा। शून्य क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका जो शून्यक निकलेगा, ऐसे हिसाब का जो शून्यक निकलेगा वो हमेशा क्या होगा? समान होगा, यानी कि बराबर होगा। दोनों का शून्यक समान होगा। कहने का मतलब यहाँ पे समझो ध्यान से। कहने का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पर अगर हम दे दें 1 दे दें, अगर पूछेंगे बताओ शून्यक क्या है? शून्यक तो पहले x का मान ही है। अगर x का मान अगर निकालें और इस पर, जैसे कि यहाँ पे देखिए a का मान हो गया नहीं कुछ तो 1, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 1। तो अगर इस सूत्र पर बैठा दें और 0 का मान अगर बड़ा, 0 से बड़ा मान आएगा तो जाहिर सी बात है x का जो भी मान निकलेगा हमेशा वो दोनों क्या होगा? अलग अलग निकलेगा। दोनों x का मान निकलेगा, दोनों क्या होगा? अलग अलग निकलेगा। अगर मान के चलते हैं इसमें हम बैठाए बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठा दिए, यदि इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा तो x का जो भी मान आएगा वो दोनों मान बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि 0 ही बराबर हो जाए, यदि 0 ही बराबर और यही छोटा हो जाएगा, ऐसे स्थिति में ये है x का मान होगा ही नहीं, यानी कि कोई हल, यानी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हल नहीं है। कहने का मतलब x का मान नहीं होगा, कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से आप इसका प्राकृतिक क्या कहते हैं, मूल की प्रकृति यानी द्विघात की मूल प्रकृति निकाल सकते हैं। शून्यक निकालने का कई भी तरीका है। एक है माइनस, एक सूत्र और है जिसे विवेचक बोलते हैं, उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं माइनस बी। और क्या है, और यही वाला उठा दो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बटा क्या दे देंगे? बटा 2a देंगे। एक बार माइनस लगाना है, एक बार यहाँ पर प्लस भी लगाना है। 2 मान निकलता है द्विघात में x और y, तो एक बार माइनस एक बार प्लस देके हम दोनों बार x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा द्विघात है। द्विघात चैप्टर यहाँ से खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समांतर वाला में। ठीक है, अब बात करते हैं हम समांतर वाला वीडियो में क्या देखने को मिलेंगे। समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या क्या आ सकता है इसको समझो। सबसे पहली बात जो कॉमन चीज है आने वाला, स्वार अंतर। क्या चीज? स्वार अंतर। सबसे ज्यादा कॉमन चीज हमारा क्या है? स्वार अंतर। ये सबसे ज्यादा पूछा है। स्वार अंतर को हम क्या बोलते हैं? डी भी बोलते हैं। चलिए हम जैसे मान के चलिए, जैसे हम कोई भी एक सिंपल सा लेते हैं, जैसे चलिए माइनस 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है। इस तरह से हमारा क्या है? एपी है। क्या है? एपी है। इस तरह से हमारा क्या है? एपी है। अब एपी में हमें स्वार अंतर निकालना है। कोई भी दूगों को घेरा मारो, कहीं से मार, जहां से मर्जी हो वहां से घेरा मारना है। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम इसको मारे, इस दोनों में जो पीछे वाला है इसको उठा लो और जो ये वाला है इसको पीछे कर दो और घटा दो, वही हमारा क्या निकलेगा? स्वार अंतर निकलेगा। फिर से समझना हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर बटे वाला रहेगा, कभी कभी बटे वाला जैसा है, जैसे बटे वाला, जैसे एक सेकंड, जैसे मान लो
3/2 कॉमा क्या है, कॉमा 1/2 और कॉमा क्या है माइनस 1/2 कॉमा -3/2 इस तरह से है। अब इससे पूछेगा स्वर अंतर है क्या, तो सबसे पहले कहीं भी दूगों को घेरा मारो, यहाँ मारना या यहाँ मारना, कहीं भी मारो या बीचों में मार दोगे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहो लेकिन दूगों को घेरा मारना है। चलिए हम इस घेरा वाला को निकालते हैं, इसको निकालते हैं, क्या स्वर अंतर निकलेगा 1/2, क्या करना है पीछे वाला को आगे करना है और जो आगे है उसको पीछे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस, इसको अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 बटे कितना हो जाएगा 2, इसको काट देंगे यानी कि स्वर अंतर कितना आएगा डी, यानी कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है -1 का है। अब इसके बीच से भी वही बात होगा, इससे भी निकालेंगे तो वही बात होगा। चलिए करके देखते हैं, तो मैंने पीछे वाला से निकालते मान लेते हैं, तो माइनस कितना है 3/2, जो पीछे रहेगा उसको आगे करना है, फिर क्या देंगे माइनस, फिर 1/2, लेकिन इसका माइनस अलग से है, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर तो वही वाला हिस्सा ये वाला ही हिस्सा हो गया, ये वाला ही हिस्सा हो गया, तो दोनों का क्या हो जाएगा -3 + 1 बटे कितना 2, तो कितना -2/2, यानी कि फिर काट के कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। स्वर अंतर बहुत आसान है। अब क्या करना है सर जी, करना कुछ नहीं, पहला पद प्रथम पद कहलाता है, ठीक है, प्रथम पद, पहला क्या होता है प्रथम पद होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम पद है। कुल मिला के ये सब नॉर्मल विद्यार्थी को भी जो नहीं भी पढ़ता वो आसान से इजी से इसको निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर अंतर बाकी जो है सूत्र सब चलता है उसमें, AP बराबर D बराबर, लेकिन नॉर्मली D सब पूछा जाता है, जिस इसको देखो अभी विस्तार से पढ़ने का टाइम है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बगल में है तो ये विस्तार से पढ़ने का है नहीं, तो हम शॉर्टकट में अभी बताते हुए जा रहे हैं। अब समझते हैं त्रिभुज, ठीक है, इस चैप्टर को यहीं पर रखते हैं, त्रिभुज, ठीक है। अब समझते हैं त्रिभुज, त्रिभुज में सबसे पहले छठा आ गया समरूप। समरूप क्या होता है, जिसका आकार जो है समान हो, जिसका रूप समान हो, जिसका रूप क्या हो समान हो, उसे हम समरूप कहते हैं। लेकिन जिसका समरूप में कहने का मतलब जैसे देखिए वर्ग जैसा है, ये भी क्या है वर्ग जैसा है, लेकिन दोनों का रूप समान है लेकिन साइज अलग है, तो उसके आधार पर जिसका साइज भी समान हो, जैसे मान के चलिए ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, और इधर हम एक और बना दिए, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, और इधर एक और बना दी, ये 3 है, ये 2 है, मान के चलिए ये मान के चलिए ते हैं, एक चीज़ और दे देते हैं, जैसे 3 है, ये 3 दे देते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ऐसे केस में क्या हमको देखने को मिलता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है सर्वगाम सम है, सर्वगाम सम है, ये दोनों क्या है सर्वगाम सम है। क्या ये भी सर्वगाम सम है, नहीं है, ये भी सर्वगाम सम नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है समरूप है, क्या है समरूप है। कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसका हर एक चीज मिल जाएगा वो सर्वगाम सम में आ जाएगा, जिसका सिर्फ चेहरा मिलेगा वो समरूप में आएगा। बात ठीक है, चलिए आगे इसमें से ये वाला क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब इस त्रिभुज चैप्टर से और क्या पूछता है इसको समझते हैं, ठीक है। त्रिभुज चैप्टर से एक ऐसा भी चैप्टर पूछता है, ठीक है, एक ऐसा भी चैप्टर पूछता है, जैसे ABC और यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया Q, ठीक है, इस तरह से पूछेगा। आगे यदि इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान नहीं दिया रहेगा, ऐसे स्थिति में क्या करना है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, और ये कहाँ से हम लाते हैं, पढ़ में 1.6 से लाते हैं, और इसका मान बैठाइए, इस पे मान पुट कीजिए और इसका मान तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ में 6.1 से बना लीजिएगा। और ये प्रश्न फिक्स है, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी जो है त्रिभुज का अनुपात भी पूछता है, क्या चीज, त्रिभुज का जो है अनुपात भी पूछता है, अनुपात, ठीक है, त्रिभुज का अनुपात पूछेगा तो उसमें हमको क्या करना है, ठीक है। चलिए त्रिभुज के अनुपात में अगर देखें, त्रिभुज के अनुपात में तो इसका क्षेत्रफलों का रहेगा, कहेगा दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे रहता है। कहेगा बताइए इसका भुजा का अनुपात क्या होगा,
भुजा का अनुपात पूछेगा। अगर दो त्रिभुजों का समरूप का हिस्सा देगा तो भुजा का क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग करना है 11 और इसका 9, बस और कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ऐसे ही मार के आना है, ठीक है। कभी कभी दूसरा कुछ पूछता है, ये हमारा हो गया। यहाँ से हम आ जाते हैं अब 7वां चैप्टर में, 7वां अध्याय में आते हैं, 7वां अध्याय में आते हैं, ठीक है। 7वां अध्याय में आते हैं। 7वां अध्याय क्या है, अध्याय क्या आ जाएगा, अध्याय 7, ठीक है। अब अध्याय 7 में आए, अध्याय 7 में पहली बात कोटि, ठीक है। कोटि और भुज ये फेमस है, कोटि और भुज ये दोनों क्या है, फेमस है। कोटि का अगर बात करें ये x के लिए फेमस है, भुज का अगर बात करें तो ये y के लिए फेमस है। यानी y x अक्ष, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष, ये क्या है, y अक्ष, x अक्ष y अक्ष, कोटि भुज, कोटि भुज ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें भी और चीज फेमस है, इसमें और भी पूछने वाला है, चतुर्थांश। क्या चीज, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। चतुर्थांश का बात बोले, चतुर्थांश में क्या होता है, तो इसमें पूछा जैसे ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थीय। तो इसमें सबसे पहले x हो, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है, ये देखिए इसका उल्टा माइनस में चल जाएगा, इसका उल्टा माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस होता है। तो पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, ये नॉर्मली सबको पता है। और इसमें देखिए x का मान पहले लिखा जाएगा तो इसीलिए प्लस माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। अब इसका बात करें तो फिर देखिए x का मान पहले लिखा जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इस तरह से x का मान सबसे पहले लिखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा, 3 है और 4 है, इसमें बताइए कोटि कौन है, भुज कौन है। अगर हम बात करें कोटि की, अगर हम बात करें कोटि की तो 3 है, भुज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूछेगा। अब और इसमें क्या पूछ सकता है, और इसमें पूछेगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या पूछेगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, सिंपल है, भुलाने की जरूरत नहीं है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बस सिंपल सा है ये सूत्र, आप याद रखिएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप विभाजन सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विभाजन सूत्र भी आपसे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अध्याय 8 में, ठीक है, अध्याय 8 में। अब देखिए अध्याय 8 में क्या पूछेंगे। अगर हम बात करें अध्याय 8 की, अध्याय 8 में क्या पूछ सकता है, तो डिग्री मान, ठीक है, डिग्री मान क्या पूछेंगे आपसे, डिग्री मान क्या होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम डिग्री मान के पूछे तो जितने भी डिग्री होता है, साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, या फिर टेन थीटा हो, या फिर कोट थीटा हो, या फिर कोसेक थीटा हो, या फिर सेक थीटा हो, ये सारे प्रश्न जो है डिग्री मान से पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरी बात और क्या पूछ सकते हैं, सूत्र जो कि फेमस है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक क्वेश्चन और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, ये भी फेमस है। एक होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी फेमस है। कुल मिलाकर 3 चीजें फेमस है। अब तीनों चीज फेमस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी यहाँ पर 9 दोनों जगह लगा रहता है, 9 लगा रहेगा तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो इसका आंसर तब 1 नहीं 9 आएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर 7 लगा रहे, 7 लगा रहे तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इसका आंसर 1 नहीं 7 है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा तो इसका आंसर 1 नहीं 5 नहीं, क्योंकि दोनों कॉमन ले लेंगे तो 5। ये सूत्र आपने भी बनाया है, ठीक है। ये तो सही है यहाँ तक। अब समझते हैं और क्या पूछेंगे और बताते हैं।
और कभी कभी जो क्वेश्चन है ऐसा वाला पूछता है, साइन 90 माइनस थीटा है, इसका क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब देखिए इसका प्रश्न ऐसे पूछेगा, यदि साइन यहाँ पे जैसे 50 डिग्री है, 50 से 60 लेते हैं, 60 डिग्री है, ये किसके बराबर हो सकता है, तो ये हमेशा बराबर, इसका जो कोस मान होगा ना वो क्या हो जाएगा, कोस मान जो होगा वो 40 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, अभी समझते हैं। ये कितना मान है, 90 माइनस 90 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो 90 यहाँ पे 60 है, तो इसका मतलब ये कितना है, 40 डिग्री है। 90 में से 60 घटाएंगे, 40 घटाएंगे तब तो 60 आएगा ना, तो इसके इसीलिए इसका जो मान होगा, ये सूत्र होगा, इस सूत्र पर बैठेगा तो कितना हो जाएगा, कोस 40 डिग्री। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछते हैं, tan से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, 90 माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ पे क्या देना है, cot थीटा रहेगा। इसी तरह से कोसेक रहेंगे, कोसेक थीटा रहेगा, कोसेक थीटा रहेगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या देना है, क्वाट थीटा देना है, क्या देना है, क्वाट थीटा देना है। तो कुछ इस तरह से हमारे ये इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी हो गया। चलिए ऐसे ये सब प्रश्न याद रखना है। चलिए 8-9 तक तो ये हो गया। अब समझते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लंब कर्ण साइन थीटा कोस थीटा, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वृत्त चैप्टर पे आते हैं, 9 नंबर उसी में आ जाएंगे। वृत्त चैप्टर आते हैं, वृत्त चैप्टर में ध्यान रखिएगा, एक वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा यानी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इधर से खींचेंगे तो यहाँ नहीं होगा, यानी एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक ही खींची जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। दूसरी बात, एक वृत्त पर जो है ना, एक वृत्त पर कहीं दूर से एक बिंदु लेंगे और स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करेंगे तो मैक्सिमम स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना खींच सकते हैं, एक सेकंड रे, या मैक्सिमम हम 2 खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, यानी कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त पर, 2 खींच सकते हैं। ऐसे एक बिंदु पर कितना, तो एक ही खींच सकते हैं। और मजेदार वाली बात है, जहां से भी खींच रहे हैं ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। बाह्य जो होता है उस पर कितना खींचा जा सकता है बिंदु पर, एक ही स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, बस खाली टच होना चाहिए, वही स्पर्श रेखा कहलाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे 10 नंबर में यानी कि 10 अध्याय से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वृत्त से संबंधित है। क्या चीज से है, वृत्त से संबंधित है, क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं हम, पाई आर स्क्वायर। परिधि भी याद रखिएगा, परिधि का पूछेगा तो इसको याद रखिएगा 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या है, कभी कभी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो त्रिज्या पूछेगा, तो कभी कभी त्रिज्या रहेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, तो कुछ भी रहेगा तो वो आप निकाल सकते हैं। उतना डिटेल से अभी आपके पास समय नहीं, वैसे एक बार अपना रिवीजन कर लीजिएगा। अगर बात कर रहे हैं चक्कर, कभी कभी किसी चीज का चक्कर निकालने बोलता है कि एक मैदान का चक्कर कितना हो, एक इसका चक्कर कितना, फलनमा का चक्कर कितना होगा, ऐसे ऐसे चक्कर पूछेगा, कितना राउंड लगा सकता है, कितना चक्कर लगा सकता है। जब भी चक्कर पूछेगा तो हमेशा परिधि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर गोलाकार रहे और उस चक्कर में लगाने का बात कर रहा है तो हमेशा उसका क्या लगाना है, परिधि ही इस्तेमाल करना है, उसके ज्यादा और कुछ नहीं करना है। और चीज, यदि अगर कहेगा दो वृत्तों का जो क्या है, जैसे 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात ऐसा दिया रहेगा और उससे आपसे जो है क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या पूछेगा, तो इसका भी हमेशा वर्ग कीजिएगा, यानी कि 4 और 3 का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, राइट, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका वृत्त भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आयतन, और आयतन का बात करते हैं। आयतन में देखिए ये भी चैप्टर आपको याद करने वाला सूत्र है। ये आपको जब तक यानी कि गोले का क्षेत्रफल हो गया, गोले ठोस गोले का जो है ये हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सब आप
याद कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके क्षेत्रफल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें घनों का आयतन, जो घनों का आयतन कभी कभी पूछे, घन से रिलेटेड पूछेगा तो उसका क्यूब करना है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किए, इसी तरह का कभी कभी ऐसे 8:27 रहेगा और उसमें घन पूछा है तो उसकी भुजा जो होगा, भुजा उसका होगा 2:3 होगा। क्यों होगा वो सूत्र पर बैठा कर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जो नहीं जानते हैं तो उनके अनुसार से आप ऐसे मारिए, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं संख्यकी, यानी कि लास्ट जो है 13 नंबर पे आते हैं, संख्यकी का बात करते हैं, यानी कि इसमें हम सबसे पहले माध्य निकालना जानते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी कुछ दिया रहेगा उस सभी को जोड़ना है। जैसे सपोज डैट 8 है, 12 है, 15 है, 16 है, छोटा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी समझ आए, ठीक है। जैसे 3 है, 4 है, 2 है, 7 है, 11 है, 10 है, इस तरह से है। और इसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माध्य। तो सबसे पहले माध्य में मैंने नहीं रखता है कि आप किस एंगल से बना रहे हैं, सीधा आप जोड़ दीजिए 3 + 4 + 2 + 7 + 11 + 10 बटे कितना, जितना 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 से भाग दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। जैसे 3 4 7 7 2 9 9 7 16 16 16 और 11 कितना हो गया, 27 27 10 कितना हो गया, 37 हो गया, 37 बटा कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको पॉइंट में बदल सकते, 6 36 हो जाएगा, 1 पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट कुछ और आएगा, ऐसे ऐसे दे सकते हैं। ये हमारा माध्य निकला। लेकिन माध्यक क्या है, इसके विपरीत मतलब बिल्कुल ही अलग से निकलता है माध्यक। माध्यक जो होता है, माध्यक निकालने के लिए जैसे यही हिसाब है, और इसका अगर माध्यक पूछेगा सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। क्या चीज में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा चीज को उठाएंगे, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद और क्या है, 7 10 11 है, 7 10 11 है। इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखेंगे। माध्यका निकालने के लिए, यानी माध्यक निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है, 6 है। अब इसका भी सबसे आसान तरीका है, तो 3 हाफ हाफ कर लीजिए, 6 हो गया। जो बीच में दोनों आ रहा है इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 4 कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 11 होगा, बटे 2 से भाग देंगे और कट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5, यानी कि ये हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। क्या होगा, माध्यक। कभी कभी मान के चलिए छोड़ ना दिया रहेगा 5, जैसे मान के चलिए 11 हटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 का हिस्सा इधर हो गया, 2 का हिस्सा इधर हो गया, तो माध्यक इसका क्या हो जाएगा, राइट, 4 हो जाएगा माध्यक, ठीक है। ऐसे भी हम बनाते हैं। एक होता है बहुलक, एक क्या होता है, बहुलक। बहुलक मतलब बहुत बार, जो ज्यादा बार है, जैसे मान कीजिए 2 3 3 2 11 7 ऐसे है, तो सबसे ज्यादा बार जो आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो आएगा, जैसे इसमें 3 3 ज्यादा बार आए तो वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। आई थिंक ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर बढ़ते हैं, उसके बाद तो प्रायिकता आता है। प्रायिकता में आप लाल गेंद, पीली गेंद, ये वाला चीज आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। प्रायिकता का बात करें, प्रायिकता में आप इस तरह से झोला या थैले का सोचेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें पीला है, इसमें लाल गेंद है, इसमें मान के चलिए नीला गेंद है, ठीक है। ऐसा अगर रहे तो इसमें बॉलों की संख्या मान लीजिए 4 है, इसमें बॉलों की संख्या 3 है, इसमें मान लीजिए 5 है, ऐसे करके कुछ है। तो आप समझिए, कहेगा बिना देखे हम निकालेंगे, कितना निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना देखे हमको निकालना है। तो ये प्रायिकता पूछा, तो टोटल कितना गेंद है उसको नीचे रखना है, 4 3 5, कितना है, 4 3 5 है, तो मतलब हो गया 9 3 12 हो गया, ठीक है। टोटल कितना गेंद है, 12 है। अगर इसमें जो भी पूछेगा, जैसे पूछेगा लाल गेंद की संख्या क्या होगा, तो लाल वाला का मान रखना है। यदि आपसे पूछेगा नीला गेंद का कितना है, तो नीला गेंद का मान रखेगा। यदि आपसे पूछेगा कि बताइए पीला गेंद निकालने की संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है, तो पीला गेंद, जिस गेंद का दाम, यानी कि जो गेंद पूछेगा उसी गेंद को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। कुल मिला के बात है, यहाँ तक आपका पूरा मैथ खत्म होता है। आप एक वीडियो देखते हैं, आपको हद से ज़्यादा प्रॉफिट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लाने में मदद करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।